प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है सत्ता की साझेदारी भाग 1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद और सत्ता की साझेदारी के रूप के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना से ही शुरू करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग और फ्रांस से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 49% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। आइए अब हम श्रीलंका की तुलना बेल्जियम से करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 1805% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कब और कैसे आया। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुसत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। दोस्तों, इस चित्र में आप लोग बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र देख सकते हैं, जैसे कि ब्रसेल्स जो कि राजधानी क्षेत्र है, वेलोन जहां पर लोग फ्रेंच भाषी हैं, फ्लेमिश जहां पर डच भाषा बोली जाती है और जर्मन भाषी लोग रहते हैं। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार अस्वीकार किया गया। श्रीलंका में 2 समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव
गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणामस्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। उनके परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बेल्जियम की समझदारी क्या है। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रहें। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जो कि सामुदायिक सरकार है। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। दूसरा, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी करता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या क्या है। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सबकी बातें शामिल होती हैं, इसीलिए लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी कैसे हुई है। सत्ता साझी की जाती है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, जैसे कि विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका। दूसरा, सत्ता की साझेदारी विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच में होती है, जैसे प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर, केंद्रीय या संघ स्तर, और तीसरा राज्य स्तर। तीसरा, सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच होती है, जैसे धार्मिक समूह और भाषाई समूह। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच भी होती है। दोस्तों, इस तरीके से सत्ता की साझेदारी की जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच कैसे होती है। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। विधायिका का काम है कि वह सरकार के द्वारा विधायिका का काम है कि वह कानून पारित करने के लिए जिम्मेदार है। यह शाखा सरकार द्वारा संचालित है। कार्यकारी में राष्ट्रपति और कई विभाग शामिल हैं। यह शाखा यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं। तीसरा, न्यायपालिका। यह
सभी राष्ट्रीय अदालतों से बना है। अपराधियों को दंडित करने और कानूनों की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका बनी है। दोस्तों, इस तरह की सत्ता की साझेदारी को सत्ता का क्षैतिज विभाजन कहते हैं। जैसे पूरे देश के लिए एक सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच कैसे होती है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। लोग खुद को शासन से अलग ना समझें, इसलिए प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी दी जाती है। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच कैसे होती है। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, किसान, औद्योगिक मजदूर इत्यादि कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम दोहरा लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने इस वीडियो में श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में सीखा और सत्ता की साझेदारी के रूप कितने हैं और क्या है वह सीखा। अब हम अगली वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। दोस्तों, ये चैप्टर 2 उड़ने की कहानियों के ऊपर है। एक कहानी एक पक्षी के उड़ने की है और दूसरी कहानी एक एरोप्लेन मतलब एक हवाई जहाज के उड़ने की है। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे। स्टोरी ऑफ सीगल। आज की इस वीडियो में हम सीगल मतलब उस पक्षी की कहानी पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के ये कहानी हम शुरू करते हैं। एक यंग सीगल मतलब एक युवा सीगल अकेला रह गया था, क्योंकि उसके सारे भाई बहन उड़ गए थे। वो अपने भाई बहन के साथ उड़ने में डरता था। उसको अपने पंखों के ऊपर भरोसा नहीं था, जबकि उसके पंख उसके भाई बहनों से भी बड़े थे। अगर वो सोचता भी था कि उसे उड़ना है और उसे कोशिश भी करनी है उड़ने की, तब भी वो उड़ नहीं पाता था, क्योंकि वो पहाड़ी से कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसके मम्मी पापा भी उसे बहुत समझाते थे, डराते थे, धमकियां भी देते थे, ताकि वो उड़ना शुरू करे, कम से कम कोशिश तो करे। उसके मम्मी पापा ने हर तरीके की धमकी दी उसे। उसके मम्मी पापा ने तो ये तक कह दिया था कि अगर तुमने उड़ने की कोशिश नहीं की और तुम नहीं उड़ पाए तो फिर तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी तुम्हारे लिए खाना नहीं लाएगा। तुम हमेशा भूखे ही रहोगे और भूख की वजह से मर जाओगे। इस सब के बावजूद भी वो नहीं उड़ पाया। वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। इस सब से एक दिन पहले उसने पूरे दिन अपने माता पिता को देखा था कि वो किस तरह उसकी बहन और उसके भाइयों को उड़ने में एकदम परफेक्ट कर रहे थे। वो सिखा रहे थे कि किस तरह लहरों के भाव के साथ उड़ा जाए और किस तरह समुद्र में मछलियां पकड़ी जाए खाने के लिए। उस सुबह वो सभी यानी सीगल का पूरा परिवार एक बड़े से प्लेटो यानी बड़े से पहाड़ी मैदान से उतर रहा था और सभी उस सीगल को ताने मार रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमें इतना चलना पड़ रहा है। तुम कितने बुज़दिल हो, कितने कायर हो कि उड़ना भी नहीं जानते, एक पक्षी होकर। फिर एक दिन उसने अपनी एक आंख बंद करी, फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली और उसने सोचा कि क्यों ना आज कोशिश करी जाए। उसने कोशिश करने का इसलिए सोचा क्योंकि उसको बहुत भूख लग रही थी। उसने सोचा कि मैं अगर ऐसे हिम्मत नहीं जुटा पा रहा तो क्यों ना आंख बंद करके कूदा जाए। उसका पूरा परिवार दूसरी पहाड़ी पर था। कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था, केवल उसकी माँ ही उसे देख पा रही थी। फिर उसने अपनी आंखें खोली और अपनी माँ को देखा कि वो उसे देख रही है। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने अपनी भाषा में अपनी माँ से खाने के लिए मांगा। दोस्तों, उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा था, बहुत गुस्सा भी किया था कि तुम उड़ नहीं पाते, तुम भूखे मर जाओगे। लेकिन वो थी तो उसकी माँ ही। उसने इस बात का जवाब ये दिया कि मैं तुम्हारे लिए खाना जरूर लाऊंगी, मैं लाती हूँ। लेकिन उस सीगल को सब्र नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लग रही थी। वो बहुत उत्सुक हो रहा था। उत्सुकता के कारण वो प्लेट्यू के बिल्कुल किनारे तक आ चुका था। उसकी माँ खाना ला ही रही थी, पर जब तक उसकी माँ खाना लाती, उत्साह के कारण उसका ध्यान नहीं रहा
और वो प्लेटो से गिर गया। उसने अपने पंख फैलाए और वो उड़ने लगा। उसको उड़ता देख उसके पूरे परिवार वाले बहुत खुश हुए। वो उड़ते हुए हरे समुद्र के ऊपर आ गया और हरे समुद्र के ऊपर उड़ने लगा। फिर उसने अपने पैर हरे समुद्र के अंदर गिराए ताकि वो मछलियां पकड़ सके, और उसका परिवार भी वहीं पे उसका इंतजार कर रहा था। उसका परिवार बहुत ही खुश था, और होता क्यों ना, क्योंकि इतने समय बाद उसने हिम्मत जुटाई थी कि वो उड़े। उसके परिवार ने खुश होकर उसे मछलियां दी ताकि वो खाना खाए। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो आज हमने सीगल की कहानी पढ़ी कि वो किस तरीके से अपनी पहली उड़ान भरता है। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से ये चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए और भी आनंद आए आगे पढ़ने में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये चैप्टर 2 कहानियों के ऊपर है, जिसमें से एक हमने पढ़ ली और दूसरी कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो एक एरोप्लेन मतलब एक हवाई जहाज के ऊपर है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली 2 वीडियोस में हमने आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का तीसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज थी उड़ने को लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट स्टोरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, कुछ समय दूंगा, ताकि आप उनके आंसर्स, उनके उत्तर सोच सकें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, Why was the young seagull afraid to fly? मतलब जो जवान सीगल, जो जवान पक्षी था, वो उड़ने से क्यों डरता था? दोस्तों, इसका आंसर है इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। मतलब वो उसकी पहली उड़ान थी। डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग। और कोई भी चीज अगर हम पहली बार करेंगे तो वो चैलेंजिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पेरेंट्स ऑफ सीगल रिएक्ट इनिशियली? मतलब सीगल के जो पेरेंट्स थे, जो उसके माता पिता थे, उन्होंने शुरुआत में कैसे रिएक्ट किया था? दोस्तों, इसका आंसर है एंग्री। वो बहुत गुस्सा थे, फ्रस्ट्रेटेड, और बहुत परेशान भी हो चुके थे, तंग आ चुके थे। Tried to motivate Seagull by warning in many manners. Threatened him, मतलब उन्होंने सीगल को, जो पक्षी था, उसको मोटिवेट करने की बहुत कोशिश की थी हर तरीके से, और उसको कई धमकियां भी दी थी। अगला क्वेश्चन है, The sight of food maddened him. What does this suggest? मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या बताना चाहती है? दोस्तों, इसका आंसर है
फूड वॉज डिस्टर्बिंग द यंग सीगल। खाने की वजह से जो यंग सीगल था, जो पक्षी था, वो बहुत ही परेशान था। यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, और वो पक्षी बहुत ही भूखा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई। उस सीगल को उड़ने के लिए किस चीज ने मजबूर किया था? दोस्तों, इसका आंसर है इट्स हंगर कंपेल्ड इट टू फ्लाई। मतलब वो जो यंग सीगल, मतलब जो पक्षी था, उसकी भूख ने उसको मजबूर किया कि वो उड़े। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड सीगल्स मदर बिहेव व्हेन ही वॉज हंग्री। मतलब सीगल की मां ने कैसे बिहेव किया जब सीगल बहुत भूखा था। दोस्तों, इसका आंसर है शी वॉज रेडी टू हेल्प हिम एंड टोल्ड दैट शी इज ब्रिंगिंग फूड। यानी कि वो सीगल की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, और उन्होंने सीगल को बोला कि वो खाना ला रही हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पेरेंट्स ऑफ सीगल टीच इट्स सिबलिंग्स। जो सीगल के माता पिता थे, वो सीगल के भाई बहनों को क्या सिखा रहे थे? इसका आंसर है परफेक्शन इन फ्लाइंग। वो सीगल के भाई बहनों को परफेक्ट कर रहे थे उड़ने के लिए। स्किमिंग एंड कैचिंग फिशेस, और वो पानी में से मछलियां पकड़ने के लिए उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द फैमिली रिएक्ट व्हेन दे वर वॉकिंग डाउन द प्लेट्यू। मतलब उस मिट्टी की पहाड़ी से जब वो पूरी फैमिली नीचे उतर रही थी, तब उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था? इसका आंसर है स्कोल्डेड द यंग सीगल। उन सब ने उस पक्षी को, जो सीगल था, उसको बहुत डांटा था, बहुत गुस्सा करा था। कॉल्ड सीगल अ कावर्ड, और इस सीगल को कावर्ड यानी बुज़दिल बोला था, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था, और उसकी वजह से ही उनको इतना चलना पड़ रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द फैमिली रिएक्ट आफ्टर द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ यंग सीगल। सीगल की फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया था जब उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी? दोस्तों, इसका आंसर है दे वर हैप्पी। वो बहुत ही खुश थे। ऑफर्ड फूड, उन्होंने सीगल को खाना ऑफर किया था, मतलब उनको खाना दिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पहली स्टोरी, जो सीगल की उड़ने की कहानी थी, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम सेकंड स्टोरी, जो एक एरोप्लेन की स्टोरी थी,
उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम विलियन पार्ट का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे या फिर हम राउल्ट नियम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आदर्श एवं अनादर्श विलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राउल्ट नियम से। राउल्ट नियम फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रांसिस मार्टे राउल्ट द्वारा दिया गया था। यह नियम 1886 में दिया गया था। यह द्रव विलयन के वाष्प दाब पर आधारित है। इस नियम को फ्रांसिस मार्टे राउल्ट ने द्रव विलयन के वाष्प दाब के लिए बनाया था। अब देखते हैं राउल्ट नियम कहता क्या है। राउल्ट नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। एक बार और इस बात को मैं दोहराता हूँ। राउल्ट नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट नियम है। आप इस पूरे वाक्य को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। यह बहुत ही जरूरी चीज है परीक्षा के उद्देश्य से। इसके बाद देखते हैं राउल्ट नियम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपको अपने सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा जिस पे वाष्प दाब और मोल अंश बना हुआ है। यह राउल्ट नियम का ग्राफ है। इस ग्राफ को आप अपनी कॉपियों में बना लीजिए, यह बहुत ही जरूरी है। अवयव ए के लिए अगर मैं ये मानूं कि जो मेरा विलयन है उसमें दो अवयव हैं, तो अवयव ए के लिए जो आंशिक दाब होगा PA वो समानुपाती होगा A के मोल अंश के, यानी कि XA। अब मैंने नीचे बराबर का साइन लगाया और उससे मेरा जो समीकरण बना वो बना PA = P0A XA। यह मेरा समीकरण बना। इसी प्रकार अवयव B के लिए मैं सीधा लिख सकता हूँ कि PB = P0B XB। यह मेरा आंशिक दाब है PA और PB के लिए। यह आंशिक दाब मैंने राउल्ट नियम के हिसाब से निकाला है। राउल्ट नियम पे जितने भी आपके NCERT की किताब में सवाल हैं वह सवाल आप कर लीजिएगा। अब देखते हैं राउल्ट नियम की हेनरी नियम के साथ तुलना। राउल्ट नियम जहां आपने देखा कि जो हमारा आंशिक दाब P था वो बराबर था वाष्प दाब P0 × X, जहां पर X उस अवयव का मोल अंश था। यह हमारा राउल्ट नियम था। और हमारा हेनरी नियम था P = KH × X, जहां पर जो P था वह गैस का आंशिक दाब था और जो हमारा X था वो गैस का मोल अंश था और KH हमारा हेनरी स्थिरांक था। अगर आप दोनों की तुलना करें आपस में राउल्ट नियम और हेनरी नियम की, तो आप देख पा रहे हैं दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है तो बस P0G और KH का। P0G जहां पर अवयव का वाष्प दाब है, वहीं KH जो है वो हेनरी स्थिरांक है। तो राउल्ट नियम जो है वह एक स्पेशल केस होता है हेनरी नियम का, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हेनरी नियम गैस द्रव विलयनों में इस्तेमाल होता है और राउल्ट नियम द्रव विलयनों में इस्तेमाल होता है। तो यह थी राउल्ट नियम की हेनरी नियम के साथ तुलना। अब आगे बात करते हैं आदर्श विलयन की। आदर्श विलयन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब क्या है? हम आदर्श विलयन का आंशिक दाब राउल्ट नियम की मदद से निकाल सकते हैं। आदर्श विलयन की जो दूसरी खास बात है
वह ये है कि आदर्श विलयन में मिश्रण की एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन शून्य होता है। आदर्श विलयन के ये दो गुण बहुत ही जरूरी हैं, तो ये दो गुण आप अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी आदर्श नहीं होता, तो वैसे ही आदर्श विलयन भी नहीं होते हैं। ऐसा कोई भी विलयन नहीं है जो पूरी तरह से आदर्श है, लेकिन कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो आदर्श विलयन की तरह थोड़ा थोड़ा बर्ताव करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आदर्श विलयन नहीं होते हैं। तो यह चीज़ भी आप अपने दिमाग में रखिए कि आदर्श विलयन नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो आदर्श विलयन की तरह बर्ताव करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन के विपरीत अनादर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। हम राउल्ट नियम की मदद से अनादर्श विलयन का आंशिक दाब नहीं निकाल सकते, या हम राउल्ट नियम का यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते। ये विलयन राउल्ट नियम के माध्यम से अनुमानित वाष्प दाब में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन देते हैं। यह आदर्श नियम की एक बहुत ही खास बात है, और ये जो विचलन है हम आगे देखेंगे, और यह धनात्मक और ऋणात्मक विचलन बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के उद्देश्य से। अब आगे बढ़ते हैं। अनादर्श विलयन में विचलन। पहला विचलन होता है धनायन विचलन। धनायन विचलन में आप देख सकते हैं दो तरह की रेखाएं बनी हुई है, एक डॉट से बनी है और एक कंटिन्यू रेखा बनी हुई है। डॉट से बनी हुई रेखा जो है वह राउल्ट नियम से निकले हुए वाष्प दाब को दर्शाती है, और वहीं जो कंटिन्यूअस रेखा बनी हुई है, जो एकदम काली है, वह रेखा उस आंशिक दाब को दर्शाती है जो अनादर्श विलयन के असल में आंशिक दाब हैं। तो यह होता है धनायन विचलन। धनायन विचलन में आपने एक चीज देखी होगी कि अनादर्श विलयन का जो असल में आंशिक दाब है वह राउल्ट लॉ से निकले हुए जो आंशिक दाब है उससे हमेशा ज्यादा ही है। तो यह होता है धनायन विचलन। दूसरा होता है ऋणायन विचलन। धनायन विचलन के एकदम विपरीत ऋणायन विचलन में जो अनादर्श विलयन है उसका जो असल में आंशिक दाब है वह राउल्ट नियम से निकले हुए आंशिक दाब के हमेशा कम आता है। आप देख सकते हैं जो डॉट वाली लाइन है या डॉट वाली रेखा है वह राउल्ट लॉ से निकले हुए आंशिक दाब को दर्शाती है, और जो एकदम काली खिंची हुई रेखा है वह अनादर्श विलयन का असल में जो आंशिक दाब है उसे दर्शाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो असल में अनादर्श विलयन का आंशिक दाब है वह राउल्ट लॉ से निकले हुए आंशिक दाब से कम है। इसी को कहते हैं ऋणायन विचलन। अंग्रेजी में धनायन विचलन को पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं और अंग्रेजी में ऋणायन विचलन को नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने राउल्ट नियम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ आई होंगी। आप इन सब टॉपिक्स को एनसीईआरटी रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा और इन पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम सबसे पहले अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्त्री केसर, बीजांड, भ्रूणकोश और परागण के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम परागण के कारक, बहिप्रजनन युक्तियां और कृत्रिम संकरीकरण को समझेंगे। तो चलिए परागण के कारकों से शुरू करते हैं। अब ये कारक दो प्रकार के होते हैं। पहला है अजीवीय और दूसरा है जीवीय। अब अजीवीय कारक दो होते हैं, वायु और जल। और जीवीय कारक भी दो होते हैं, प्राणी और कीट। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। वायु द्वारा परागण को हम एनिमोफिली भी कहते हैं। इसके लिए परागकण हल्के तथा चिपचिपाहट रहित होने जरूरी हैं। पौधे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पौधे अक्सर वृहद एवं प्रायः पिच वृत्तिकाग्र युक्त होते हैं। इसका उदाहरण है भुट्टा। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक ये चित्र देख सकते हैं, और आपने कभी न कभी भुट्टे में ऐसी कुछ चीज तो देखी होगी जो रेशेनुमा होती है। ये कुछ नहीं बल्कि वृत्तिकाग्र और वृत्तिका है, जो कि हवा में झूमते रहते हैं ताकि वो पराग कणों को आसानी से पकड़ सकें। आइए अब ज्वल द्वारा परागण को समझते हैं। इसे हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं। ये जलीय पौधों में होता है, जैसे कि ताजे पानी के कुछ उदाहरण हैं वेलिसिनेरिया का पौधा, हाइड्रिला, और समुद्री उदाहरण है ज़ोस्टेरा। तो आपको कोई ना कोई उदाहरण तो इसका याद ही रखना है। आइए अब वेलिसिनेरिया के उदाहरण से इसको समझते हैं। ये वेलिसिनेरिया का मादा पुष्प है, और जो नर पुष्प होते हैं ये पानी के बहाव की मदद से पराग कणों को मादा पुष्प की वृत्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। आइए अब परागण के जीवीय कारकों को समझते हैं। अगर परागण प्राणियों द्वारा होगा तो उसे हम जूफिली कहेंगे, और अगर परागण कीटों द्वारा होगा तो उसे हम एंटेमोफिली कहेंगे। ये कीट पुष्प तक जाते हैं, जिसकी वजह से जो परागकण होते हैं वो इनकी सतह पर आ जाते हैं। बाद में अगर ये कीट स्त्री केसर के संपर्क में आएंगे तो परागण की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अब दोस्तों हम उन पुष्पों की विशेषताओं को समझेंगे जो कीटों से परागण करवाते हैं। पुष्प रंगीन, सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। इनके परागकण चिपचिपे होने चाहिए ताकि वो आसानी से कीटों की सतह से चिपक जाएं। ऐसे पुष्पों का एक उदाहरण है युक्का। चलिए अब बहिप्रजनन युक्तियों को समझते हैं। आइए अब सबसे पहले समझते हैं कि ये होती क्या है। जो उपकरण या सुविधाएं पौधों के स्वपरागण को हतोत्साहित कर पर परागण को प्रोत्साहित करे, उन्हें बहिप्रजनन युक्तियां कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली है एक लिंगीयता, डाइकोगेमी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम एक लिंगीयता को समझेंगे। अब इसमें उभयलिंगी पुष्प आते हैं, जैसे कि अरंड, जिनके पास नर और मादा पुष्प एक ही पादप में होते हैं। तो इससे स्वपरागण का एक प्रकार स्वयुग्मन नहीं होता है, परंतु सजात पुष्पी परागण होता है। दूसरा है एक लिंगी पुष्प, जैसे कि पपीता। इन पुष्पों में दोनों
नर और मादा पुष्प अलग अलग पादपों में होते हैं, तो ये स्वपरागण के दोनों स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण को रोक देते हैं। अगला है डायकोगेमी। जायांग तथा पुमंग की परिपक्वता का समय अलग अलग होना डायकोगेमी कहलाता है। परागकण का वृत्तिकाग्र से तैयार होने से पहले ही झड़ जाना, जैसे कि सनफ्लावर में ये चीज होती है, या वृत्तिकाग्र का पहले ही तैयार होना जबकि परागण का बाद में झड़ना। सीधे शब्दों में यही कहूंगा कि इसमें कभी ऐसा होता है कि जो परागकण है वो पहले ही झड़ जाते हैं और वृत्तिकाग्र तैयार नहीं होती है, या इसका उल्टा हो जाता है। आइए अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को समझते हैं। यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहां बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नलिका वृद्धि को रोका जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कृत्रिम संकरीकरण को समझते हैं। ये फसल की उन्नति कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है और ये चीज हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला है विपुंसन और दूसरा है बैगिंग। अब इनको समझते हैं। तो विपुंसन में क्या होता है कि जोड़ों चिमटी की मदद से नर जननांग को निकाल दिया जाता है, जिसके बाद थैली से इन्हें आवृत किया जाता है। इस प्रक्रिया को बैगिंग कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो अभिलक्षित परागकण होते हैं उन्हें वृत्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि एक अच्छा संकर पैदा होता है जो कि फसल की उन्नति को बढ़ाएगा। इस वीडियो में हमने परागण के कारक, बहिर्प्रजनन युक्तियां और कृत्रिम संकरीकरण को समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम पराग स्त्री केसर संकर्षण, द्विनिषेचन और भ्रूणपोष के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने परागण के कारक, बहिर्प्रजनन युक्तियां और कृत्रिम संकरीकरण को पढ़ा था। इस वीडियो में हम पराग स्त्री केसर संकर्षण, द्विनिषेचन और भ्रूणपोष को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पराग स्त्री केसर संकर्षण को समझेंगे। अब ये परागकण है और दूसरी ओर ये स्त्री केसर है। अब परागण से ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सही परागकण स्त्री केसर की वृत्तिकाग्र तक पहुंचे। स्त्री केसर में यह क्षमता होती है कि वे परागकण को पहचान सके। अगर परागकण सही प्रकार का होगा
तभी वे अंकुरित होगा और निषेचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। आइए अब पराग स्त्रीकेसर संकर्षण को हम थोड़ा और समझेंगे और एक और हम यहाँ पर चीज़ की बात करेंगे जो कि है द्विनिषेचन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और आपको ये चीज़ ध्यान से सुननी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये है एक ओव्यूल यानी कि बीजांड है और यहाँ पर प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर एक अंड कोशिका होती है जो कि मैंने यहाँ पे लाल रंग से दर्शाई हुई है और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और बीच में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो कि केंद्रीय कोशिका में होते हैं। अब पुंकेसर से परागकण का स्त्री केसर तक जाना द्विनिषेचन को संभव कर पाएगा। परागकण के पास 2 कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका या ट्यूब सेल और एक जनन कोशिका होती है। अब परागण की मदद से परागकण स्त्री केसर की वृत्तिकाग्र तक जाता है। बाद में ये अंकुरित होता है। ट्यूब सेल परागकण नली बनाता है जो कि वृत्तिका से होती हुई अंड तक जाती है। जनन कोशिका भी इसके साथ साथ आने लगती है और अंड में पहुंचने से थोड़ा पहले जो जनन कोशिका है वो माइटोसिस से विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। बीजांड द्वार तक परागकण नली पहुंचती है और नर युग्मकों को भ्रूण कोश में छोड़ देती है। पहला नर युग्मक अंड से जाके संगलित हो जाता है जिससे कि जायगोट यानी कि युग्मनज बनता है और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से जाके संगलित हो जाता है जिससे कि प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है। ये भ्रूण कोश बनाएगा जो कि भ्रूण को पोषण देगा। अब यहाँ पर 2 बार निषेचन हुआ है इसलिए हम इसे द्विनिषेचन कहते हैं। आइए अब द्विनिषेचन को थोड़ा और सरल तरीके से समझते हैं। अब जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि द्विनिषेचन में दोहरा निषेचन होता है, तो जो सबसे पहले वाले संलयन के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें जो एक नर युग्मक था वो अंड से जाके संगलित होता है और युग्मनज बनाता है और फिर बाद में त्रिसंलयन होता है जिसमें कि जो दूसरा नर युग्मक था वो जाके 2 ध्रुवीय केंद्रकों से फ्यूज कर देता है यानी कि संगलित हो जाता है जिससे कि प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है। तो ये हो गया दूसरा निषेचन, इसलिए हम इसे द्विनिषेचन कहते हैं। और इसको हम त्रिसंलयन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 केंद्रक मिल रहे हैं, एक नर युग्मक का और 2 ध्रुवीय केंद्रक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भ्रूणपोष को समझते हैं। अब जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है जो कि त्रिसंलयन से बनी थी, ये बार बार विभाजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष ऊतक बनाती है जिसको हम भ्रूणपोष कहते हैं। इसके ऊतकों की कोशिकाओं में खाद्य सामग्री होती है जो कि विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपभोग किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और भ्रूणपोष के प्रकारों को समझते हैं। तो जो सबसे पहला प्रकार है वो है मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है वो कई बार विभाजित होकर मुक्त केंद्रक बनाता है। इसका दूसरा प्रकार है कोशिकीय भ्रूणपोष। अब इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति भी बनाती है और भ्रूणपोष कोशिकीय हो जाता है। आइए इसको हम नारियल के उदाहरण से समझेंगे। इसका जो बाहरी सफेद गूदा होता है वो कुछ नहीं बल्कि कोशिकीय भ्रूणपोष होता है और ये जो पानी इसमें होता है ये मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता है। अब कुछ में जैसे कि मटर में जो भ्रूणपोष होता है वो पूरी तरह से भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, मगर नारियल में ये भ्रूणपोष बचा रहता है। ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब दोस्तों हमने भ्रूणपोष को समझ लिया है, आइए अब हम भ्रूण को समझते हैं। युग्मनज का भ्रूण में विकसित होना भ्रूणोद्भव कहलाता है। आइए दोस्तों इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, ये एक निषेचित भ्रूणपोष है
अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को समझेंगे। भ्रूण भ्रूण कोश के बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होता है, जहां पर युग्मनज यानी कि जायगोट स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। आइए अब भ्रूण विकास के चरणों को समझ लेते हैं। अब निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। विकास करते हुए ये गोलाकार भ्रूण में बदल जाता है, फिर बाद में ये हृदयाकार भ्रूण में बदल जाता है और अंत में ये परिपक्व होके परिपक्व भ्रूण में बदल जाता है, जिसके मैंने अलग अलग भागों को यहाँ दिखाया हुआ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और द्विबीजपत्री भ्रूण को समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर बीजपत्र यानी कि कॉटिलिडॉन्स होते हैं, जहां पर खाद्य सामग्री होती है। अब बीजपत्र के स्तर के ऊपर भ्रूणीय अक्ष होती है, जो कि प्रांकुर या स्तंभ पर समाप्त होती है। अब दोस्तों, बीजपत्र के नीचे बेलनाकार बीजपत्राधार यानी कि हाइपोकोटाइल होता है, जो कि मूलांकुर यानी कि रेडिकल पर खत्म होता है। मूलांकुर एक ढक्कनुमा चीज से ढका होता है, जिसे हम मूल गोप यानी कि रूट कैप कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक बीजपत्री भ्रूण को समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, यह कुछ ऐसा दिखता है। घास परिवार में बीजपत्री को स्कूटेलम कहते हैं। यहाँ पर मूलांकुर चोल होता है, जहाँ पर रेडिकल और रूट कैप होती हैं, और यहाँ पर प्रांकुर चोल होता है, जो कि शूट टिप की रक्षा करता है। इस वीडियो में हमने पराग स्त्रीकेसर संकर्षण और द्विनिषेचन को पढ़ा, और साथ ही में हमने भ्रूणपोष के बारे में बात करी और हमने भ्रूण को समझा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपके एनसीईआरटी किताब की ये 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से जाकर किताब से पढ़ना। अगली वीडियो में हम बीज, फल, असंजनन एवं बहुभ्रूणता को समझेंगे। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।